नमस्कार साथियों, जीके जंक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह लूसेंट जीके ऑडियो सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए जो भारत के इतिहास को समझकर और क्रमबद्ध तरीके से तैयार करना चाहते हैं। इस सीरीज के पहले 3 भागों में हमने कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया है। यदि आप वे वीडियो नहीं सुन पाए हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के पार्ट 4 में हम प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय है मगध के राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर के आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य। इन विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को लूसेंट जीके के अनुसार लाइन बाय लाइन समझेंगे और इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पूरे ध्यान के साथ शुरू करते हैं लूसेंट जीके ऑडियो स्टडी सीरीज का पार्ट 4। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 ईयर्स तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मंद देश जो आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल, जो आधुनिक टैंकों के समान होता था, तथा महाशिला कंटक, जो गुलेल के समान होता था, जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। 461 ईसा पूर्व 461 बीसी में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके लूसेंट सामान्य ज्ञान में दिए हैं मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित। अगला
जो वंश हमें इस लूसेंट जीके में दिया है वह मौर्य वंश है, लेकिन इसके पहले हमें सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी दी है, उसे भी पढ़कर फिर हम मौर्य साम्राज्य को शुरू करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता फिलिप थे। फिलिप 559 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम बिपाशा या यूनानी नाम हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना किया था, जबकि उसने युद्ध किस नदी के किनारे किया था? झेलम अर्थात वितस्ता नदी के किनारे किया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। तो ये कुछ जानकारियां थी सिकंदर से संबंधित। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू होता है आगे की लाइनों से, मौर्य साम्राज्य। तो चलिए आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं, लेकिन इस ऑडियो सीरीज को सुनते समय आपकी एकाग्रता यहाँ होना जरूरी है, तभी आपको हर एक फैक्ट्स ध्यान रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंडोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। वैशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे सप्तांग भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक
पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते झुंड में रहते हैं, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ के उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। तो यह जानकारी थी मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला शासक था मौर्य वंश में बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच का स्थान, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। यह जानकारी थी बिंदुसार के बारे में। आगे हमें अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। साथ में हमें मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी विस्तृत रूप से दी है। आगे के भाग में ये सब हम देखने वाले हैं। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले में चित्तापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणियो अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लेखित है। नोट: कंगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है।
भारभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिलस टॉलमी टू जिसे कहा जाता है ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद हमें इस पुस्तक में अशोक के प्रमुख शिलालेख वर्णित हैं, जिनका क्रम 1 से 14 तक है और इसमें कुछ विषय की जानकारी मिलती है। तो एक एक शिलालेख और उसमें किस विषय में जानकारी दी है इसको हम देखते हैं। तो पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख है, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्यों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्यों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचार भेजे। अंतिम 14वां शिलालेख है जिसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये अशोक के 14 शिलालेख थे जिसमें कुछ विशेष बातों का उल्लेख है। आगे चलते हैं। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। रुम्मनदेई स्तंभ लेख और निगाली सागर स्तंभ लेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व छोपड़ी अर्थात विश्वकर्मा गुफा था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है।
सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार किया। सांची का स्तूप 1989 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक को अपने राजकीय शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। पहला स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख, यह सबसे पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। यह स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा 232 ईसा पूर्व में स्थापित कराया गया था। यह बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.6 मीटर है। इस पर 3 कालखंडों के अभिलेख अंकित हैं। अशोक मूल धर्म लेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और मुगल सम्राट जहांगीर का लेख। यह स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युगों मौर्य, गुप्त और मुगल का अद्भुत संगम है। दूसरा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में स्थापित था। इसे 1356 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला गांव से हटाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित करवाया था। यह बलुआ पत्थर का बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 मीटर है। इस स्तंभ पर अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं, जो इसे अन्य अशोक स्तंभों से विशिष्ट बनाता है। अन्य स्तंभों पर अधिकतम 6 ही लेख मिलते हैं। इस स्तंभ लेख के अन्य नाम भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट और फिरोज शाह की लाट है। तीसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पहले मेरठ में स्थित था, फिर फिरोज शाह ने इसे दिल्ली लाया था। चौथा है रामपुरवा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। इस स्तंभ के ऊपर वृष अर्थात बैल की मूर्ति है। पांचवा लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह था, जो अब नहीं है, जो संभवतः टूट जाने पर कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यह अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था।
अगला छठवा है लौरिया नंदनगढ़। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के आदेश और बौद्ध धर्म से जुड़े संदेश खुदे हैं, जिनमें अहिंसा, नैतिकता और प्रजा के कल्याण की बातें प्रमुख हैं। स्तंभ की बनावट चुनार के पत्थर से हुई है। इसके शीर्ष पर शेर की सुंदर मूर्ति है, जो अशोक के शासन की शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति है। 8वां साकेन्सा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के पास स्थित है। अशोक के स्तंभों पर मोर अर्थात मयूर की मूर्ति स्तंभ के नीचे के हिस्से पर बनती थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। महास्थान, जो कि बांग्लादेश में है, से प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारएकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के रूप में इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक होता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना भी कहा था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार
चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में न्यायालय के लिए प्रमुख रूप से धर्म स्थायी दीवानी मामलों के लिए और कड़टक शोधन फौजदारी मामलों के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवाद के लिए संग्रहण और दौड़मुख न्यायालय होते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। राजा का न्यायालय सर्वोच्च होता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में दौड़ अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में मुद्रा को पण कहा जाता था, जो मुख्य रूप से चांदी की होती थी। इसके अलावा तांबे की मुद्रा को माशक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। पण सबसे अधिक प्रचलित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अशोक के स्तंभ माने जाते हैं। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट करके हमें यहां दिया है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। दोस्तों, यहां तक हमने देखे मौर्य वंश से संबंधित सभी फैक्ट्स जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक में दिए हैं। इसके आगे एक और महत्वपूर्ण साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है, ब्राह्मण साम्राज्य। तो चलिए आगे देखते हैं हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहला राजवंश था शुंग और उसके बाद कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाया और कला को संरक्षण दिया। हालांकि बौद्ध परंपराओं में उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने बौद्ध स्तूपों को और विहारों को विनाश की ओर ले गया। यहाँ तक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर पुरस्कार देने की भी घोषणा की। तो यह किसके अनुसार था? दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार। किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार करवाया।
पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र था। पुष्यमित्र शुंग का इतिहास बाणभट्ट रचित हर्षचरित में भी मिलता है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कणव वंश की स्थापना की। कणव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। तो यह थे हमारे शुंग और कणव वंश से संबंधित फैक्ट्स। इसके आगे सातवाहन राजवंश के बारे में बताया है, चलिए उसे देखते हैं। सातवाहन राजवंश। सीमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के जिले में है। सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। इसे धान्य कम या धारनी कोटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान ही थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सीमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलुमावी और यज्ञसिरी सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ किए। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गूढ़ाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गूढ़ाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था, उन्हें राजा मात्य कहा जाता था। कुछ अन्य पदाधिकारी थे, जिसमें भंडागारिक कोषाध्यक्ष था, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख था, पनीयधरक नगरों में जल पूर्ति प्रबंधन करने वाला अधिकारी था, जबकि कर्मार्तिक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला था। आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था। परिवारों का मुखिया गृहपति कहलाता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलिमिक को सौंपा। गौलिमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसमें सर्वाधिक सीसे की सिक्कों का प्रचलन हुआ। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगवाया जाता था। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। स्त्रियां पर्दा प्रथा से अपरिचित थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां काले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं और अमरावती कला का विकास है। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पंथ के स्वामी कहे जाते थे।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहां के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों और अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। तो यह थी जानकारी सातवाहन राजवंश के बारे में। आगे एक और राजवंश है चेदी राजवंश, जिसे कलिंग राजवंश भी कहा जाता है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाई। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं रानी गुफा, मंचपुरी, गणेश गुफा, हाथी गुफा और व्याघ गुफा। खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं नवमुनि गुफा, देवसभा, अनंत गुफा आदि। उदयगिरी रानी गुफा सबसे बड़ी है और द्वितली है। यह जानकारियां थी चेदी राजवंश से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और भारत के यवन राज्य से संबंधित जानकारियों को पढ़ते और सुनते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। पहले हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद पल्लव और फिर कुषाण। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ अन्य कई राजाओं ने शासन किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिटियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही पहले हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह थे यूनानी शासकों से संबंधित तथ्य। इसके आगे हमें दिए हैं शकों से संबंधित तथ्य। चलिए इन्हें देखते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी।
पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत व पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन काल 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भूभाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख कहा जाता है, जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियान्स या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियान्स लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियान्स राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियान्स लोगों का मूल स्थान ईरान में था। तो ये थी शकों से संबंधित जानकारियां। आगे हमें कुषाण वंश से संबंधित जानकारियां दी हैं। चलिए इसे भी ग्रहण करते हैं। पल्लव के बाद आए कुषाण, जो युची और तोखरी भी कहलाते थे। युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो अपने गद्दी पर बैठने के समय उसने चलाया था। इसे ही शक संवत कहा जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चुआओ ने कनिष्क को हराया था। कुजुल कडफिसेस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे, जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। इनके सोने के सिक्के वजन और आकार में रोम के सिक्कों जैसे थे। चांदी के सिक्के बहुत ही कम व प्रयोगात्मक थे। कनिष्क सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता हेलिओज, भारतीय सूर्य देवता कार्तिकेय, शिव और गौतम बुद्ध शामिल हैं। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी और ईरानी देवी देवताएं अंकित थे, जबकि बाद के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं का अंकन बढ़ गया।
कनिष्क सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलिओज का चित्र अंकित हुआ था। भारत में सबसे पहले सोने का दिनार स्वर्ण मुद्रा कनिष्क प्रथम ने 127 ईस्वी में जारी किया था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग और 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश, चरक संहिता और बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों को लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक के अनुसार लाइन बाय लाइन सुना और समझा। अब इन जानकारियों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज के इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, ताकि आप सुनते हुए पढ़ सकें, अपने नोट्स बना सकें और आसानी से रिवीजन कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि यह लूसेंट जीके ऑडियो सीरीज आपकी तैयारी में सहायक लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, जीके जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो यानी पार्ट 5 में हम प्राचीन भारत के संगम युग, गुप्त साम्राज्य व अन्य कुछ राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को इसी तरह सरल भाषा में लाइन बाय लाइन परीक्षा उपयोगी तरीके से सुनने और समझने वाले हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, पढ़ाई अपने आप मजबूत होती जाएगी।